जब भी हम मर्मा थेरेपी की बात करते हैं तो मर्मा थेरेपी हमारे आयुर्वेद का एक पार्ट है। मर्मा थेरेपी हमारे आयुर्वेद का ही पार्ट है। चाहे हम चरक संहिता पढ़ें या हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं, अष्टांग हृदय पढ़ते हैं, आपको मर्मा थेरेपी वहां मिलेगा। मर्मा थेरेपी हमारा इतना पुराना साइंस है, यानी एक्यूपंक्चर से भी पुराना है मर्मा थेरेपी। कहते हैं कि एक्यूपंक्चर में तो हम लोग 350 पॉइंट पढ़कर भी मास्टर बन जाते हैं, लेकिन मर्मा थेरेपी में 8000 से ज्यादा पॉइंट दिए गए, मोर देन 8000 पॉइंट। तो हम समझ सकते हैं कि मर्मा थेरेपी कितना विशाल है, कितना वास्ट है। अब जब बात आती है 8000 पॉइंट, जब हम देखते हैं एक्यूपंक्चर में, जब हम 350 से लेकर 750 पॉइंट पढ़ते हैं, उसी में हालत पतली हो जाती है। और जो मर्मा थेरेपी के अगर हम 8000 पॉइंट पढ़ने जाएं तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा इफोर्टफुल हो जाएगा। तो आयुर्वेद की जितनी भी संहिताज हैं, जैसे कि सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, इनमें उन सारे मर्माज पॉइंट्स को 107 पॉइंट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। अगर हम नॉर्थ इंडिया में जाते हैं और चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, ये सब किताबें देखते हैं, तो हमें मर्मा पॉइंट्स का जो नंबर मिलता है वो है 107। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने 107 पॉइंट को स्टिमुलेट कर दिया तो फिर कुछ बाकी रहता नहीं, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है। हम जब साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहां लोग सिद्धा ज्यादा पढ़ते हैं। सिद्धा की किताबों में 108 मर्मा पॉइंट्स का उल्लेख है, यानी नंबर काफी नजदीक है। हम इसको मर्मा थेरेपी बोल देते हैं, बर्मा थेरेपी बोल देते हैं, ऐसे कई सारे नाम इसके हैं। इसका रियल इसेंस यह है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे बिंदु पाए जाते हैं जिनको स्टिमुलेट करके हम दर्द को भी दूर कर सकते हैं, पैरालिसिस को भी दूर कर सकते हैं, अपनी मेमोरी इंटेलिजेंसीज को भी बढ़ा सकते हैं। जो बच्चे जन्म से जो मानसिक रूप से मंद होते हैं उनकी मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे उम्र बढ़ने के कारण, ज्यादा पढ़ाई के दबाव के कारण जब अपनी सारे सब्जेक्ट से कोप अप नहीं कर पाते, उनकी भी मेमोरी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा इसी के ऊपर होने वाला है। आज का सेशन हमारा होगा कि हम कुछ मर्मा बिंदुओं के द्वारा किस तरह से अपनी मेमोरी को, अपनी इंटेलिजेंसी को इंप्रूव करें। तो इसके बारे में आज हम पूरा अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और जब हम ये आज के टॉपिक को हम ढंग से अटेंड कर लेंगे तो हम अपने घर परिवार में ही, अगर कोई बच्चा, इवन कोई बड़ा भी है, हम एकाग्रता की जरूरत तो हम सबको ही है। तो चलिए अब हम इस सेशन पर आगे बात करते हैं। तो आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं धन्वंतरी जी के प्रेयर के साथ। भगवान धन्वंतरी जी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है, यानी आयुर्वेद की उत्पत्ति भगवान धन्वंतरी के द्वारा की गई है। तो जब भी हम मर्मा थेरेपी के बारे में बात करते हैं, मर्मा थेरेपी आयुर्वेद का एक भाग है, इसलिए धन्वंतरी के द्वारा दिया गया है। अब हम धन्वंतरी जी के मंत्र के साथ अपने सेशन को प्रारंभ करेंगे। नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवम् सुरासुरवन्दितपादपद्मम् लोके जरारुको भयमृत्युनाशम्
धातारमेशं विविधौषधीनां। हमें मर्मा थेरेपी की क्यों जरूरत है? स्पेशली हम सब जानते हैं कि इस लॉकडाउन के समय हमारे स्कूल भी बंद हैं, सारे बच्चे निरंतर लगातार सारी क्लासेस अपने मोबाइल पर, अपने टैब पर, अपने लैपटॉप पर अटेंड कर रहे हैं। उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। ऐसी स्थिति में हमें कोई ऐसा माध्यम ढूंढना होगा ताकि हम बैठे बैठे उनकी आंखों की शक्ति को बढ़ा सकें, उनकी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो खेलते रहते हैं, आपस में पढ़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं, थोड़ा सा शैतानी करते हैं, ऊधम करते हैं, तो इस बहाने उनका एक मूड चेंज हो जाता है। पर अभी क्या है, घर सारे बच्चे घर में बैठे हुए हैं और घर से ही अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है और सारा दिन बैठे बैठे बोर भी हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें जब उनकी आंखों में आए हुए स्ट्रेन को ठीक करना हो, क्योंकि मुख्य रूप से सारा का सारा जो स्ट्रेन है इन बच्चों की, एक तो आंखों में आता है और डेफिनेटली उनके ब्रेन में तो आता ही है। तो हम मर्मा थेरेपी के द्वारा आंखों को भी ठीक कर पाएंगे, आंखों की ताकत को इंप्रूव कर पाएंगे और ब्रेन की ताकत को भी इंप्रूव कर पाएंगे। तो हमारे मर्मा विज्ञान में ऐसे कौन से बिंदु हैं जो डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड हैं और जिनको स्टिमुलेट करके हम डायरेक्ट ब्रेन को ताकत दे सकते हैं? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा 5 एलिमेंट्स का विचार करना होगा। हमारा शरीर बना है पंच महाभूत से। अगर हमारे शरीर के 5 एलिमेंट बैलेंस हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और हम हमारे शरीर के 5 एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारे अंदर डिसीज होने लगती है। जब बच्चे खेलते हैं तो उनका वुड एलिमेंट मजबूत होता है क्योंकि वो अपने सारे जॉइंट्स का यूज करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। उनका अर्थ एलिमेंट मजबूत बना रहता है क्योंकि उनकी मसल मूवमेंट होती है। उनका ब्रेन अच्छा बना रहता है क्योंकि ब्रेन हमारा फायर एलिमेंट्स में आता है। इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे के पूरे 5 एलिमेंट्स उनके मजबूत रहते हैं जब बच्चे केवल पढ़ते नहीं है, पढ़ने के साथ साथ खेलते हैं, कूदते हैं, शैतानी करते हैं। तो आज की कंडीशन ये है कि वो 5 एलिमेंट इम्बैलेंस हो गया। हम मर्मा थेरेपी के द्वारा पुनः इनमें बैलेंस लेके आएंगे। हमारा ब्रेन अखरोट की तरह होता है। आप देख रहे हैं अखरोट, अखरोट में कितनी ऐसी ब्रांचेस निकली रहती हैं। कहते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर जितने फोल्ड होंगे ब्रेन उतना ज्यादा पावरफुल होगा। आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनके ब्रेन के 16 टुकड़े अलग अलग लैब्स में, अलग अलग लैब में रिसर्च के लिए भेजे गए हैं, सिर्फ पता करने के लिए कि आखिर इस बंदे में ऐसा क्या था जो सबसे अलग था। रिसर्च के बाद ये सामने आया कि जो भी व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिनका ब्रेन दूसरों से ज्यादा अति विकसित है, उनके ब्रेन के अंदर थोड़े से फोल्ड ज्यादा होते हैं। ये फोल्ड जितने ज्यादा होंगे हमारा ब्रेन उतना शक्तिशाली, उतना मजबूत, उतना पावरफुल होता है। तो मर्मा थेरेपी के द्वारा हमें फोल्ड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मर्मा थेरेपी के द्वारा हमारे पास जो अवेलेबल है बस उसको ही एक्टिव करने की जरूरत है। ऐसा माना गया है कि हम लोग अपने ब्रेन का सिर्फ कुछ प्रतिशत भाग प्रयोग में लेके आते हैं। हमारा माइंड हमेशा ऐसे फैला हुआ रहता है जिसे हम बोलते हैं स्कैटर्ड माइंड, फैला हुआ माइंड। जब हम किसी एक चीज पर फोकस करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एकाग्र मन। एकाग्र मन, जैसे उदाहरण के लिए आपके मन में एक साथ 10, 20, 50 थॉट्स चल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्कैटर्ड माइंड। फर्स्ट कंडीशन, हम सबकी स्थिति
लगभग इस तरह है, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं लेकिन साथ ही साथ आपके दिमाग में दूसरी 10 बातें चल रही हैं। इसे हम बोलते हैं विचलित मन। विचलित मन या ऐसा मन जो बिल्कुल भी एकाग्र नहीं है। तो ये जो पहली कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं विचलित मन। विचलित। फिर जब हम उसको एकाग्र करते हैं, सपोज सामने से एक टू व्हीलर जा रहा है और आप उसको देखने लगे। क्यों देखने लगे? क्योंकि आपके मन में है कि मुझे ऐसा ही टू व्हीलर खरीदना है। एकदम से आपका चित्त वहां पर एकाग्र हो गया, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपके काम का है वहां पर चित्त आपका एकाग्र हो जाता है। या जो भी चीज आपको आपको लेनी है वो चीज सामने से दिखे तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एकाग्रता। तो विचलित मन को माना गया है ऐसा जो फैला हुआ है, और एकाग्र मन को माना जाता है ऐसा जो थोड़ा सा नजदीक नजदीक आ गया है। लेकिन जब यही एकाग्र मन हाईली फोकस्ड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं धारणा शक्ति। जैसे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जो दिमाग था वो एकाग्रता से एक स्टेप ऊपर था। जब एकाग्रता बहुत सघन हो जाती है, बहुत गाढ़ी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं धारणा शक्ति। हमारे पास मर्मा बिंदु हैं, जिन मर्मा बिंदु के द्वारा और कुछ नॉर्मल प्रैक्टिसेस करके हम अपनी मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हैं। आजकल बहुत जरूरत है। आजकल हम देख रहे हैं बच्चे इतने हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। भगवान ने उनको एक नेचुरल इंटेलिजेंस दी हुई है, लेकिन वो एक हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होना जरूरी है, लेकिन हाइपर एक्टिव होना ठीक नहीं। और जब कोई व्यक्ति पढ़ता है उस समय उसकी एकाग्रता और धारणा जितनी अच्छी होगी वो उतना ठीक से उन चीजों को समझ सकेगा। तो आज हम सीखने वाले हैं मर्मा थेरेपी। एक मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए, नॉट ओनली फॉर मेमोरी, हम जो पॉइंट स्टिमुलेट करेंगे वो सारे के सारे पॉइंट हमारे डायरेक्ट ब्रेन को ताकत देंगे। हमारे शरीर में 8 पॉइंट ऐसे हैं, 8 पॉइंट, जिनके द्वारा हम अपनी ब्रेन की ताकत को एक अच्छे लेवल तक बढ़ा सकते हैं। हमारे मर्मा थेरेपी के 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक होता है 8 पॉइंट प्रोटोकॉल और दूसरा होता है 25 पॉइंट प्रोटोकॉल। ये जो 25 पॉइंट होते हैं ये तो महाशक्तिशाली होते हैं। इससे तो हम मेंटल रिटार्डेड बच्चों को, जो बच्चे जिनका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है, जो जन्म से किसी कारण से मानसिक रूप से मंद हैं, उनका भी इलाज कर सकते हैं। और जो सामान्य बच्चे जो एकदम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन उनका दिमाग स्थिर नहीं होता, तो हम इन 8 पॉइंट से और इन 25 पॉइंट से उनको ठीक कर सकते हैं। आज हम ये पहले वाला प्रोटोकॉल समझेंगे जिसका नाम है 8 पॉइंट प्रोटोकॉल। इन 8 पॉइंट को हम थियोरिटिकल भी देखेंगे, प्रैक्टिकल भी देखेंगे, और फिर इसके बाद जब आप इन पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जिसके लिए भी ये पॉइंट्स प्रयोग कर रहे हैं उसकी मेमोरी में एक बहुत अच्छी तरह से वृद्धि हो रही है। और 25 प्रोटोकॉल तो एक महा प्रोटोकॉल है, जिसमें तो अच्छे अच्छे बच्चे जो बिल्कुल जिनका दिमाग नहीं लगता है पढ़ाई में और जो बिल्कुल कोई भी चीज को याद नहीं रख पाते हैं, उनके लिए भी ये काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये हमारे 8 पॉइंट हैं। इनके नाम है तिलार्थ कालम, ब्रह्म मर्मा, और ये अलग अलग नाम से अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला बिंदु है, इसे हम बोलते हैं तिलार्थ कालम। इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसका नाम है तिलार्थ कालम, यानी वो बिंदु जहां पर हम तिलक लगाते हैं, जहां पर हम तिलक लगाते हैं। कहते हैं कि हमारे शरीर में 12 ऐसे मर्म बिंदु हैं, 12
ऐसे मर्म बिंदु हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं, और कहते हैं कि आप 107 और 108 को भी भूल जाइए, आप सिर्फ 12 मर्मा बिंदु को भी स्टिमुलेट करके संपूर्ण शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। इन 12 मर्मा बिंदुओं को हम कहते हैं मर्मा, ना कह के उनको हम बोलते हैं कालम। कालम का अर्थ है जैसे एक सामान्य व्यक्ति जब आईएएस की परीक्षा देता है और सिलेक्ट हो जाता है और उस पद पर पहुंच जाता है, तो व्यक्ति वही है, लेकिन अब उसके पास एक विशेष अथॉरिटी आ गई। अब हम उस व्यक्ति को एक अलग निगाह से देखते हैं, उस व्यक्ति का एक अलग मान सम्मान होता है समाज में। इसी प्रकार से हमारे 107 और 108 मर्मा बिंदु हैं, उनमें से 12 बिंदु ऐसे हैं जिनके पास एक विशेष अथॉरिटी है, इसलिए उनको हम मर्म ना कह के कालम कहते हैं। कालम का अर्थ है विशेष बिंदु, ऐसे बिंदु जिनकी पोस्ट अन्य मर्मा बिंदुओं से हाई है। उसमें पहला मर्मा बिंदु अभी हम जो देखने जा रहे हैं, वह बिंदु जिसे हम कहते हैं तिलार्थ कालम। तिलार्थ कालम का अर्थ है थर्ड आई। थर्ड आई ये वही बिंदु है जहां पर सभी स्त्रियां बिंदी लगाती हैं। तो बिंदी लगाना कोई एक छोटा मोटा उपाय नहीं है। बिंदी लगाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक ट्रीटमेंट है जो मर्म थेरेपी में दिया गया है। कहते हैं कि जैसे एक रथ है, एक रथ के 10 घोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये एक 10 रथ के 10 घोड़े हैं। और 10 घोड़ों से एक रस्सी बंधी हुई है, ये है 10 घोड़े। और फिर ये रस्सी एक रस्सी होकर यहां आई है, और ये रस्सी की जो डोर होती है वो कहां पहुंचती है? तिलार्थ कालम मर्मा के ऊपर। यानी तिलार्थ कालम मर्मा है वो मर्मा बिंदु है जो हमारे शरीर के 10 घोड़ों को कंट्रोल करता है। 10 घोड़ों का क्या मतलब है? 10 घोड़ों का मतलब है कि हमारे शरीर की 10 वायु। वायु का अर्थ क्या है? वायु का अर्थ है गति, मूवमेंट। बिना वायु के ना तो आप श्वास ले सकते हैं, ना आपका हृदय धड़केगा, ना आपका खाना आंतों में आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, ना आपका मल निकलेगा, ना मूत्र निकलेगा। बिना वायु के कोई भी गति नहीं हो सकती। इसलिए आयुर्वेद में एक लाइन कही गई है कि कफ और पित्त दोनों पंगु है, यानी लंगड़े हैं। कफ और पित्त को जो गति देता है, जो मूवमेंट देता है, वो है वायु। हमारे शरीर में 10 प्रकार की बीमारियां होती हैं जब हमारी 10 वायु गड़बड़ होगी। और वो पूरी की पूरी 10 बीमारियां कहां से ठीक हो सकती हैं? हमारे इस मर्म बिंदु से, जिसका नाम है तिलार्थ कालम। वो कौन सी 10 बीमारियां हैं जिनको ये तिलार्थ कालम ठीक करेगा? तो पहले हमारी जो 10 वायु है उसमें से 5 वायु प्रमुख हैं। पहली वायु का नाम है प्राण वायु। प्राण वायु यानी प्राण, कहते हैं कि जब तक हम प्राण है तब तक जिंदा है। तो प्राण वायु यानी ब्रीद इन और ब्रीद आउट। जो हम श्वास लेते और छोड़ते हैं वो प्राण वायु है।
हमारा खाना पचाने वाली वायु है समान वायु। अगर समान वायु डिस्टर्ब होगी तो डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, अपान वायु डिस्टर्ब होगी तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, और उदान वायु डिस्टर्ब हो गई तो हमारे शरीर में जो भी एंटी ग्रेविटेशनल गतियां हैं, जैसे हर बहुत सारी चीजें ऊपर की ओर भी दौड़ती हैं, जैसे हम खड़े हैं तो भी ब्लड ऊपर आ रहा है, यानी एंटी ग्रेविटेशनल जो मूवमेंट्स हैं वो हमारी उदान वायु से है, और व्यान वायु से हमारा रक्त दौड़ता है। तो व्यान वायु हृदय में रहती है। तो मैं इस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जब हम प्राण वायु का कोई रोग हो, यानी किसी को श्वास लेने में छोड़ने में तकलीफ हो, क्या ट्रीटमेंट देना है? आपको तिलार्थ कालम को स्टिमुलेट करना है। कोई बोले कि मेरा पाचन ठीक नहीं होता, क्या करना है? आपको तिलार्थ कालम को स्टिमुलेट करना है। कोई कहेगा कि मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है, मैं क्या करूं, पेट साफ नहीं होता, आपको तिलार्थ कालम को स्टिमुलेट करना है। कोई कहेगा कि वेरिकोज वेन्स हो गई है, ब्लड ऊपर दौड़ता नहीं है ठीक से, तिलार्थ कालम को स्टिमुलेट करना है। और हृदय रक्त को ठीक से फेंकता नहीं है, तो आपको तिलार्थ कालम को स्टिमुलेट। यह तो 5 वायु के 5 मुख्य कार्य हैं। ऐसी 5 उपवायु होती हैं, उन उपवायुओं के भी 5 अलग अलग कार्य हैं। नागपुर देवदत्त धनंजय गिरिकर। इस प्रकार से हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं, चाहे पलकें खोलना और बंद करना हो, चाहे श्वास लेना छोड़ना हो, चाहे शरीर की कोई भी गति करना हो, आप बिना वायु के नहीं कर सकते। और इन सबका जो नियंत्रक है वो है हमारा तिलार्थ कालम। किसी भी व्यक्ति की मेमोरी इंटेलिजेंसी के लिए 2 वायु जिम्मेदार हैं। जब भी कोई व्यक्ति मानसिक रूप से मंद होता है तो उसकी भी विकृति के लिए 2 वायु जिम्मेदार हैं। पहली वायु है प्राण वायु और दूसरी वायु है उदान वायु। मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरे शब्द आपके पास आए और आपकी प्राण वायु ने उसको सुना, ये प्राण वायु सुन रही है, और उदान वायु ने इसको एनालाइज किया, मैं क्या बोल रहा हूं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारी इंटेलिजेंसी बनी रहती है। अगर दोनों में से एक भी वायु गड़बड़ हो तो बच्चे की एकाग्रता धारणा शक्ति को बनाना पॉसिबल नहीं होगा। अब हम कैसे स्टिमुलेट करें? तिलार्थ कालम को स्टिमुलेट करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, हम स्त्रियों को कहते हैं कि यहां पर लाल रंग की बिंदी लगाएं, क्योंकि स्त्रियों के शरीर में हमें थोड़ा सा सर्कुलेशन को इंप्रूव करना होता है, क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि स्त्री के शरीर को थोड़ा सा एक गर्म मोड में रखना होता है, एक हीट मोड में रखना होता है। किसी भी स्त्री का जो अंडा भी तभी फूटेगा जब उसका डिग्री, जब उसका बॉडी टेम्परेचर सही होगा। अगर किसी स्त्री की बॉडी ठंडी हो जाती है तो उसको ओवम भी नहीं निकलेगा। तो बॉडी, स्त्री की बॉडी को हमें थोड़ा हीटेड मोड में रखना होता है सारे फंक्शंस को ठीक रखने के लिए। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के भी, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ध्यान तप करता है, जप करता है, तो हम बोलते हैं कि उसे तिलार्थ कालम मर्मास पर चंदन लगाना चाहिए, क्योंकि ध्यान जप और तप से यहाँ पर गर्मी पैदा होती है, जिसे चंदन से आप काम डाउन कर सकते हैं। चंदन का जो प्रभाव है वो है कूलिंग डाउन। और एक सिंपल मेथड कि आपको इसे भूल जाना है, सिर्फ तिलार्थ कालम को मर्मा को स्टिमुलेट करते समय एक चीज का ध्यान रखना होगा कि इस मर्मा बिंदु पर हमेशा हम इस मर्मा बिंदु को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं। जब भी तिलार्थ कालम मर्मा बिगड़ जाता है, ये बिगड़ जाता है, तो हम बोलते हैं तिलार्थ कालम मर्मा विकृति। तो व्यक्ति को क्या होता है, उसके मुंह से लार गिरती है। मुंह से लार का गिरना जब भी तिलार्थ कालम मर्मा की एनर्जी बिगड़ जाती है। मुंह से लार निकलती है। दूसरा,
अगर एक सामान्य व्यक्ति की एनर्जी, क्योंकि इसकी जो सामान्य और अच्छी एनर्जी मानी जाती है अपवर्ड, तिलार्थ कालम मर्मा में जो ऊर्जा की गति है अपवर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश इसकी एनर्जी नीचे की तरफ जाने लगे, वो कब जाती है? एक व्यक्ति जब एंगर में होता है, जब क्रोध करता है, तो उसके तिलार्थ कालम की एनर्जी नीचे की तरफ जाती है। और नीचे की तरफ जाना क्रोध है और ऊपर की तरफ जाना एकाग्रता है। यही अंतर है। एक ही एनर्जी है, जब उसकी गति ऊपर होती है तो हम बोलते हैं एकाग्रता, धारणा, सजगता, अवेयरनेस, सजगता, चीजों को ठीक से महसूस कर पाना। और जब वही एनर्जी नीचे की तरफ जाती है तो वो क्रोध में जाती है, वो हमारी ऊर्जा का क्षय करती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति ज्यादा क्रोध करता है तो उस समय उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो कई बार गलत डिसीजन लेता है। तो हमें क्या करना होगा? जब भी हम सुबह उठते हैं तो उठने के बाद हमें अपनी मिडिल फिंगर को तिलार्थ कालम मर्मा पर रखना है और इस मर्मा बिंदु को 3 बार ऊपर की तरफ लिफ्ट करना होगा। इस मर्मा बिंदु को हमें 3 बार ऊपर की तरफ लिफ्ट करना होगा। 1 2 3, इनफ। अभी आप करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तुरंत ही आपको ऐसा लगेगा यार कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। आप अपनी मिडिल फिंगर को रखिए तिलार्थ कालम मर्मा के ऊपर और इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करिए 3 बार। 1 2 3। जब हम ऊपर लिफ्ट करते हैं तो हम उंगली को रगड़ते नहीं है। उंगली को रगड़ना नहीं है, उंगली को, स्किन को हिलाना, स्किन को मूव करना। जैसे देखिए, मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूं कि अगर मैं यहां पर उंगली को रखूं तो ये तो हुआ रगड़ना और ये हुआ मूव करना। तो रगड़ना नहीं है, मुझे रब नहीं करना है, मुझे स्किन को मूव करना है। तो इसको हम बोलते हैं स्टिमुलेशन ऑफ तिलार्थ कालम मर्मा। जब आप तिलार्थ कालम मर्मा का स्टिमुलेशन करते हैं तो हमारी 10 वायु नियंत्रण में आती है। इसको स्टिमुलेट करने का एक दूसरा तरीका है जिसे हम बोलते हैं नेचुरल मॉक्सिवेशन। नेचुरल मॉक्सिवेशन का क्या अर्थ है? मॉक्सिवेशन का मतलब होता है गर्मी, हीट। और नेचुरल मॉक्सिवेशन का अर्थ होता है आप अपनी उंगली को रगड़िए और यहां पर रखिए, आपको गर्मी महसूस होगी। फिर से करिए, ऐसे 3 बार करिए। बच्चों को हम अक्सर इस विधि से मॉक्सिवेशन कर सकते हैं। जब इस विधि से बच्चों को मॉक्सिवेशन करते हैं तो बच्चों की 10 वायु कंट्रोल में रहती है। अगर एक बच्ची का पेट साफ नहीं होता, उसकी आप मेमोरी को नहीं बढ़ा सकते। अगर एक बच्चे का डाइजेशन ठीक नहीं होता, उससे गैस बनी रहती है, आप उसके एकाग्रता को नहीं बढ़ा सकते। अगर एक बच्चे का हृदय ठीक से ब्लड को नहीं सर्कुलेट करता, ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचाता, आप उसकी एकाग्रता को नहीं बढ़ा सकते। एक बच्चे की श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, आने वाली प्राणवायु और जाने वाली प्राणवायु ठीक नहीं है, आप एकाग्रता को नहीं बढ़ा सकते। तो हमें सभी वायु को बैलेंस करना होगा एकाग्रता को इंप्रूव करने के लिए। चलिए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं इसको स्टिमुलेट करने के लिए। यस, आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे क्योंकि यह मर्मा बिंदु सदियों से प्रयोग में आता आया है। अब हम इसका एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। तो देखिए, ये तिलार्थ कालम मर्मा की लोकेशन है जो दोनों आईब्रोज के बीच में है। ये दोनों आईब्रोज के ठीक मध्य में स्थित है। हम इस पर अपनी मिडिल फिंगर को रखकर हम ऊपर की तरफ इसको लिफ्ट करेंगे। हम कभी भी इसको नीचे लिफ्ट नहीं करते, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। हम जब भी तिलक लगाते हैं, तिलक हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तिलक कभी भी हम डाउनवर्ड नहीं लगाते। वही इस बात का संदेश है कि हमें क्या करना है, हमें इस मर्मा बिंदु की एनर्जी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। तो ये जो मर्मा बिंदु है,
इसका नाम है तिलार्थ कालम, जो दोनों आईब्रोज के ठीक मध्य में स्थित होता है। और इसको हम हमेशा ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं, कभी भी हम इसको डाउनवर्ड मूव नहीं करते। इस तरह से देखिए, हम स्किन को मूव कर रहे हैं, हम उंगली को रगड़ नहीं रहे, हम स्किन को मूव कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला मर्मा बिंदु है। आप बस इतना करके किसी भी व्यक्ति को एकदम से उत्साह दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं। अब चलिए हम इसको कंपेयर करते हैं, क्या यह मर्मा बिंदु का उल्लेख और भी कहीं है? क्या एक्यूपंक्चर में है इस मर्मा बिंदु का उल्लेख? तो इसका उत्तर है यस, एक्यूपंक्चर में भी इस मर्मा बिंदु का उल्लेख है। एक्यूपंक्चर में इस मर्मा बिंदु को प्रयोग किया जाता है एज ए ट्रैंक्विलाइजर पॉइंट। कहते हैं कि मन को शांत करना हो, प्रशांत करना हो, मन में एक कामनेस लेके आनी हो, एक स्थिरता लेके आनी हो, तो इस मर्मा बिंदु को स्टिमुलेट करिए। दूसरा, एक्यूपंक्चर में इसको प्रयोग किया जाता है सर्दी कफ के लिए। तो सर्दी कफ के लिए क्यों करते हैं भाई? सर्दी कफ से इसका क्या लेना देना है? क्योंकि यह हमारी प्राणवायु का नियंत्रण है। प्राणवायु का अर्थ है श्वास को लेना और छोड़ना, और सर्दी कफ का ये मिरेकुलस पॉइंट है, मिरेकुलस, बहुत शानदार पॉइंट है सर्दी कफ का। और मन में स्थिरता लाने के लिए तो किया ही जाता है। और एक्यूपंक्चर में इस पॉइंट को कहते हैं यिन टांग, ये एक्यूपंक्चर का नाम है। लेकिन हम मर्मा में बहुत ही सुंदर नाम है तिलार्थ कालम, और इसको और भी एक नाम दिया गया है, कहते हैं स्थपनी मर्मा। स्थपनी मर्मा ये इसका संस्कृत नेम है, और तिलार्थ कालम ये इसका तमिल नेम है। और एक्यूपंक्चर में इसको कहते हैं यिन टांग। तो ये हमारा पहला मर्मा बिंदु कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे मर्मा बिंदु की तरफ प्रोसीड करते हैं। हमारा अगला मर्मा बिंदु है जिसका नाम है ब्रह्मा, ब्रह्मा मर्मा। जैसे कि हम इमेज में देख पा रहे हैं, हमारे जहां से हेयर लाइन स्टार्ट होती है वहां से इसकी शुरुआत है। एक बात हमें समझना होगी, ब्रह्मा का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्मा? ब्रह्मा का अर्थ है कि ऐसी ऊर्जा जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है, ये ब्रह्मा का अर्थ है। ब्रह्मा, ब्रह्मा किसी भी चीज की शुरुआत है, क्रिएशन की शुरुआत है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा जी के चार सिर। ब्रह्मा जी के चार सिर का मतलब ही है कि चार दिशाएं, ये ब्रह्मा जी हैं बीच में, और ये चार दिशाएं हैं। एक तरफ है पूर्व, एक तरफ है पश्चिम, एक तरफ है उत्तर, और एक तरफ है दक्षिण, और बीच में है ब्रह्मा जी। इसलिए घर के मध्य स्थान को कहते हैं ब्रह्म स्थान। और कहते हैं कि घर के मध्य स्थान को कभी भी भारी भरकम बोझ से नहीं भर देना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि घर के ब्रह्म स्थान को खाली रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो ऊर्जा है इसको बोलते हैं वो ऊर्जा जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है, अनमैनिफेस्टेड एनर्जी। अनमैनिफेस्टेड एनर्जी का मतलब क्या है? जैसे कि आपके पास पनीर है, मटर है, सारे मसाले हैं, लेकिन अभी तक आपने मटर पनीर बनाया नहीं है। आपने जैसे ही सबको मिक्स किया और गैस जलाई और मटर पनीर तैयार। अब ये बताइए कि आपके पास मटर ना हो, पनीर ना हो, मसाले ना हो, तो क्या मटर पनीर बनेगा? नहीं बन सकता। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के पास वो पूरी ऊर्जा है जिसको बोलते हैं जो अभी अनमैनिफेस्टेड है। इसलिए घर का जो मध्य स्थान जिसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, वो जितना साफ सुथरा खाली होता है, वहां पर कोई पिलर नहीं होता, वहां कोई फालतू की चीज नहीं होती, कोई दुर्गंध नहीं होती, कोई खराब चीज नहीं होती, तो वहां से जो ऊर्जा पूर्व में फैलती है
पश्चिम में फैलती है, उत्तर में फैलती है, दक्षिण में फैलती है, तो वो सारी दिशाओं के गुण देती है। और अगर वहीं की ऊर्जा गड़बड़ है तो पूरब कितना भी अच्छा हो, पश्चिम कितना भी अच्छा हो, उत्तर कितना भी अच्छा हो, दक्षिण कितना भी अच्छा हो, जब मसाला ही नहीं, रॉ मटेरियल ही नहीं, तो आप पकाएंगे क्या? इसलिए कहते हैं ब्रह्मा जी का मतलब अनमैनिफेस्टेड एनर्जी। तो जब हमारे पास बच्चे आते हैं कि बिल्कुल जन्म से ही उनकी हालत खराब है, जन्म से ही, यानी उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स मैनी बिल्कुल अनमैनिफेस्टेड कंडीशन में है। आप किसी को ठीक तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके पास रॉ मटेरियल ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो हम ब्रह्मा मर्मा को स्टिमुलेट करते हैं। पहले ब्रह्म स्थान को ठीक करते हैं, और ये हमारे शरीर का ब्रह्मा मर्मा है, जो हेयर लाइन से स्टार्ट होता है और 3 अंगुल पीछे तक जाता है। हेयर लाइन से स्टार्ट होकर ये 3 अंगुल पीछे तक जाता है। ये 3 अंगुल पीछे क्या है? ये 3 अंगुल पीछे वो स्थान है जिसे कहते हैं तालु। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो इसमें घी लगाते हैं, कैस्टर ऑयल लगाते हैं, अलग अलग चीजें लगाते हैं, और धीरे 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 भर जाता है। 18 महीने के पहले तो सब बच्चों का भर जाता है। ये तालु स्थान पर ब्रह्मा जी की सबसे हाईएस्ट एनर्जी पाई जाती है। तो हेयर लाइन से लेकर तालु स्थान तक का जो स्थान माना गया है, इसे कहते हैं ब्रह्म मर्मा। और जब हम इसको स्टिमुलेट करते हैं तो क्रिएशन होता है न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन का तो क्रिएशन नहीं होता, लेकिन उसमें शक्ति का जागरण होता है, उसकी शुरुआत होती है, उसका क्रिएशन होता है। क्योंकि जितने न्यूरॉन बन गए वो बन गए, और ज्यादा न्यूरॉन आप नहीं बना सकते, अभी तक का साइंस तो ये कहता है। तो हम इसे कैसे स्टिमुलेट करेंगे? हम क्या करते हैं कि हेयर लाइन के ऊपर अपनी बीच की उंगली रखते हैं, थर्ड आई ऑन द हेयर लाइन, और 2 उंगली आजू बाजू रखते हैं। तो 3 उंगलियों को हम ऐसे प्लेस कर देते हैं, और कभी भी हम फिंगर टिप का प्रयोग नहीं करते। किसी भी मर्मा बिंदु को हम जैसे एक्यूप्रेशर करते हैं, वैसे हम किसी भी मर्मा बिंदु को स्टिमुलेट नहीं करते हैं। किसी भी मर्मा बिंदु पर हम ऐसे ऐसे नहीं दबाते, ऐसे 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 नहीं दबाते। हम मर्मा बिंदु को ये फिंगर पैड से दबाते हैं। तो हमने 3 उंगलियों के फिंगर पैड को रखा, और फिर हमने इसको जिग जग मूवमेंट किया। तो देखिए, पहले एक उंगली से देखिए, मैं एक फिंगर से जिग जग मूवमेंट कर रहा हूं। अब मैंने 2 उंगलियों को और प्लेस कर दिया। अभी देखिए, मैं उंगलियों को रगड़ नहीं रहा हूं, रब नहीं कर रहा हूं, मैं ग्लाइड नहीं कर रहा हूं, सरक नहीं रहा हूं, मैं स्किन को हिला रहा हूं। तो यहां से लेके 3 अंगुल तक आपको मूवमेंट करना होगा। तो पहले आपने हेयर लाइन पर किया, फिर थोड़ा सा पीछे किया, और फिर थोड़ा और पीछे किया, ऐसे आपने 3 जगह कर दिया। तो आपने हेयर लाइन से लेके तालु स्थान तक कर दिया मूवमेंट। इसको कहते हैं ब्रह्म मर्मा। और ये ब्रह्म मर्मा बहुत ही अच्छा है हमारे ब्रेन के लिए। और आयुर्वेद में तो ऐसा कहा गया है कि इससे कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होता है, क्योंकि यह हमारी अपान वायु को भी ठीक करता है। इसीलिए कहते हैं कि जो महिला गर्भवती हो, प्रेग्नेंट हो, उसको स्टिमुलेट ना करो, बाकी सबके लिए बहुत अच्छा है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। जिनको यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको मल मार्ग की, मूत्र मार्ग की, लोअर पार्ट की भी कोई प्रॉब्लम, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम इस मर्म बिंदु के द्वारा ब्रह्मा जी के 4 सिर, मतलब 4 गुना ब्रेन, तो ये हमारा ब्रह्म मर्मा हमारे ब्रेन को उसी तरह से मल्टीप्लाई करता है। और इस मर्म बिंदु के द्वारा हम
अपने ब्रेन की ताकत को इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमारा ये दूसरा मर्मा बिंदु हुआ। इसको एक बार फिर से समझिए कैसे स्टिमुलेट करना होगा। आपको मिडिल फिंगर को बीच में रखना है और 2 उंगलियों को आजू बाजू रखना है और इसको जिग-जैग मूवमेंट करना है। तो पहला मर्मा हुआ तिलाट कॉलम, इसको ऊपर लिफ्ट करना होगा। 1 2 3। मूवमेंट आप 3 भी कर सकते हैं और 12 भी कर सकते हैं। 3 से लेकर 12 तक आप कितनी भी मूवमेंट कर सकते हैं। और दूसरा ये, तो ये हमारा दूसरा मर्मा बिंदु संपन्न हुआ, जिसका नाम है ब्रह्म मर्मा। अब तीसरा और बहुत ही विशेष मर्मा बिंदु, जिसका संबंध सीधा हमारे ब्रेन से है, मस्तिष्क से है। तमिल भाषा में इसको कहा जाता है उल्लंगाई बैले मर्मा, जो हमारी मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बहुत ही गजब का मर्मा पॉइंट माना गया है। और इस पर हम कैसे स्टिमुलेशन करते हैं, एक बार हम इसके लिए वीडियो देखते हैं। देखिए, यस, तालु बंगाली में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि उल्लंगा बैली मर्मम को कैसे स्टिमुलेट करते हैं। देखिए, ये हमारा मर्मा बिंदु है जिसका नाम है उल्लंगाई बैलेई मर्मा। तो जब हमारा ये दूसरा मर्मा बिंदु है जिसे हम तल हृदय मर्मा कहते हैं। अभी हम ये कुछ, अगर हमारे जहां पर हम इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं कि हमारी ये थीनर और हाइपोथीनर मसल के बीच में ये जो पिट होता है, इस स्थान को कहते हैं हम, ये मर्मा बिंदु है जो हमारी एकाग्रता को, मेमोरी को इंप्रूव करता है। तो इस मर्मा बिंदु को हम कैसे स्टिमुलेट करें, वो एक विशेष विधि है। सामान्य रूप से आप थोड़ा थोड़ा दबा के भी इसे स्टिमुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक विशेष विधि है इस मर्मा बिंदु को स्टिमुलेट करने की। अब हम देखेंगे, हमारे थंब का जॉइंट यहां पर हमने रखा और हाथ को दूसरे हाथ से होल्ड कर लिया। अब हम पूरा अपने हाथ को घुमाते हुए नीचे तक गए और वापस गोल घूमकर हम उसी स्थान पर आ गए। ऐसे पूरा चक्र बनाना है इसको, इसीलिए हम इसको बोलते हैं चक्रम, चक्रम ट्रीटमेंट। यानी हमें एक राउंड राउंड चक्र बनाना है और 3 चक्र होने के बाद ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। तो देखिए, मैं अब 3 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा हूं और 3 मूवमेंट होने के पश्चात अब मैं अपना स्थान वहां रखकर अब इसे ऊपर लिफ्ट करूंगा। तो ये हम कहते हैं, ये इसकी विशेष मूवमेंट है। एक बार फिर से देखेंगे हम, थीनर और हाइपोथीनर मसल के मध्य में पाए जाने वाला यह मर्मा बिंदु जिसका नाम है उल्लंगाई बैली मर्मम। इस मर्मा बिंदु पर हम अपने अंगूठे का जॉइंट रखकर और यहां पर पूरा चक्र बनाएंगे। 3 चक्र बनेंगे क्लॉकवाइज और 3 चक्र बनेंगे एंटी क्लॉकवाइज। सामान्य रूप से इसको दबाकर भी स्टिमुलेट किया जा सकता है, लेकिन जब हम चक्रम बनाते हैं तो एक विशेष विधि होती है। हमने अंगूठे को यहां पर रखा और हल्का सा दबाया और चक्र बनाते हुए हम नीचे गए और पूरी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करके ऊपर आए और वापस इस मर्मा बिंदु पर आए। इस तरह से हमें 3 बार ये चक्र बनाना होगा और फिर इस मर्मा बिंदु को एक बार दबाकर ऊपर लिफ्ट करना होगा। फिर वापस हम घूमकर इस मर्मा बिंदु पर 3 राउंड लगाएंगे और तीसरे राउंड में हम इस पर दबाव देकर इसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। तो इस प्रकार से इस मर्मा बिंदु का स्टिमुलेशन होता है। मर्मा बिंदु में एक बात हमें विशेष ध्यान रखनी होगी कि मर्मा बिंदु
कोई एक्यूप्रेशर टेक्निक नहीं है, मर्मा थेरेपी कोई एक्यूप्रेशर नहीं है। एक्यूप्रेशर में हम किसी भी बिंदु को दबाते और छोड़ते हैं, लेकिन मर्मा बिंदु में हर पॉइंट की एक अलग टेक्निक होती है। किसी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, किसी को नीचे की तरफ लिफ्ट करना है, किसी पॉइंट पर चक्र बनाना है। तो ये अलग अलग विधियों से ही मर्मा थेरेपी का सही रिजल्ट उत्पन्न होता है। क्योंकि हमें तो दिख रहा है बस हम उंगलियों को घुमा रहे हैं, लेकिन अंदर जो एनर्जी का पैटर्न है वो एक बहुत ही अलग तरीके से हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं उल्लंघाई बेलई चक्रम। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे एक बार बताइएगा चैट बॉक्स में। क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे और हर बार ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। हमारी थीनर और हाइपोथीनर मसल के बीच में यह मर्मा बिंदु स्थित है, जिसका नाम है उल्लंघाई बेलई मर्मा। यह मर्मा पॉइंट हमारी मेमोरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस मर्मा बिंदु को सामान्य रूप से दबाकर हम किसी भी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, उसकी मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस मर्मा बिंदु पर विशेष विधि से ट्रीटमेंट देते हैं तो इसका एक अलग ही प्रभाव होता है। हम इस मर्मा बिंदु को अपने अंगूठी के जॉइंट से दबाकर, फिर अब इस दबाव को मेंटेन रखते हुए हम 3 बार एक दिशा में घुमाते हैं और 3 बार अपोजिट दिशा में, यानी 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी मूवमेंट हम पहले कर सकते हैं और 3 बार होने के बाद हम इस मर्मा बिंदु को प्रेस करके ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं। पुनः देखिए हम इसको एंटी क्लॉक भी घुमाते हैं। इस तरह से हम इस पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करके फिर इस मर्मा बिंदु को दबाकर हम ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं। तो यह इसकी एक विशेष विधि होती है जिसे हम कहते हैं चक्रम। चक्र मतलब चक्र बनाना। तो इस विधि के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति की एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। आप जब कभी बैठे हो तो आप खुद करके देखिएगा, अपने हाथों में ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। आप खुद करके देखेंगे और आप देखेंगे कि कुछ तो हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा है। क्योंकि यह हमारा शरीर 8000 से ज्यादा मर्म बिंदुओं का खजाना है। अगर उसमें से सिर्फ कुछ मर्म बिंदु हमें पता चल जाए तो भी हम मिरेकल कर सकते हैं और उनमें से हम 8 बिंदु सीखने वाले हैं। हमारा लक्ष्य है 8 बिंदु का। देखते हैं कितने को हो पाते हैं। जब हम 25 मर्मा बिंदु सीख जाते हैं तो हम फिर मिरेकल करते हैं, स्पेशली एकाग्रता संबंधित चीजों में। तो ये हमारा मर्मा बिंदु का स्टिमुलेशन हुआ। तो हमारे 3 मर्मा बिंदु हुए। एक हुआ किरात कालम, इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है 3 से 12 बार। फिर हुआ हमारा ब्रह्म मर्मा, इसको जिग मूवमेंट करना है 3 से 12 बार। हमारे सिर में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 मर्मा होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन अभी हम सिर्फ ब्रह्मा मर्मा की बात कर रहे हैं। फिर हम आए अपनी हथेलियों पर, और हथेली पर स्थित इस मर्मा बिंदु पर हमें गोल गोल चक्र बनाना है, इसे बोलते हैं चक्रम। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए हथेली में आप थोड़ा ज्यादा भी प्रेशर दो ना तो व्यक्ति को अच्छा लगता है। मर्मा बिंदु में एक विशेष बात ध्यान रखनी होती है कि जो लोग एक्यूप्रेशर के प्रैक्टिशनर होते हैं उनको मर्मा करने में बड़ी तकलीफ आती है। उसका कारण यह है कि वो मर्मा थेरेपी में भी वही दबाव देते हैं जो दबाव एक्यूप्रेशर में दिया जाता है, और जो बिल्कुल गलत है। मर्मा एक बहुत ही जेंटल और फेदर टच है। मर्मा क्या है? मर्मा ब्लेसिंग है। जैसे आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो आप हाथ रख देते हैं, ये मर्मा है। हम किसी को आशीर्वाद ऐसे नहीं देते कि दबा दबा के, ऐसे जरूरत ही नहीं होती है मर्मा की। तो जब भी हम मर्मा थेरेपी की बात करते हैं तो मर्मा थेरेपी इज ए वेरी जेंटल टच।
मर्म थेरेपी एक ब्लेसिंग की तरह है, आशीर्वाद देने की तरह है। तो हमें एक जेंटल टच करना, और ये हमारा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है और मेरे साथियों का अनुभव है जिन्होंने मुझसे मर्म थेरेपी सीखा है, कि जब कभी उन्होंने बहुत ही जेंटल टच से दिया तो सामने वाले की बॉडी में बहुत अच्छे परिवर्तन हुए। लेकिन कभी कभी उन्होंने बहुत तेज तेज दबा दिया तो लोगों को मजा नहीं आया और कुछ ना कुछ किसी को तकलीफ भी हुई, जो बाद में ठीक भी हो गई। तो मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी आप मर्म बिंदु जब मर्म थेरेपी देते हैं तो कभी भी किसी बिंदु पर एक्यूप्रेशर की तरह तेज दबाव मत दीजिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक्यूप्रेशर करता है तो वो चेहरा देखता है किसका, जिसको दे रहा है उसका चेहरा ऐसा होगा, मतलब सही दे रहा है, यानी दर्द होना चाहिए, ये एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है और वो सही है। लेकिन हर साइंस का एक अपना अलग इंपॉर्टेंस होता है। तो मर्म थेरेपी में ऐसा नहीं है। मर्म थेरेपी का अर्थ है कि आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है, एकदम जेंटल टच। अब अगले मर्म बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। हमारे 3 मर्म बिंदु कंप्लीट हुए, अब चौथे मर्म बिंदु की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ही विशेष मर्म बिंदु है जिसका नाम है थ्रॉट पिट या थुम्मी कॉलम। यह एक इतना शानदार मर्म पॉइंट है, जैसे हम देखते हैं, हम सभी को ये महसूस होगा हमारे यहाँ एक खड्डा है जिसे हम थ्रॉट पिट कहते हैं। ये खड्डा है या थ्रॉट पिट है। आप यहाँ उंगली रखिए और इसको दबाइए, दबाइए। दबाएंगे तो ऐसे नहीं दबाते, अंदर की तरफ नहीं दबाते, ये जो हड्डी है ना इसको दबाते नीचे की तरफ, यानी इस मर्मा बिंदु को आप नीचे की तरफ दबाइए। अगर इस पर दर्द मिले तो दो में से एक प्रॉब्लम है, या तो आपको कफ है, सर्दी कफ है, या आपको कोई ना कोई ब्रेन की तकलीफ है। क्योंकि ये जो थुम्मी कॉलम मर्मा बिंदु होता है, जो आपको इस इमेज में भी दिख रहा है, जिसे हम थ्रॉट पिट कहते हैं, यह मर्मा बिंदु हमारे ब्रेन का डायरेक्ट पॉइंट है। जब इस मर्मा बिंदु को हम दबाव देते हैं और इस पर दर्द मिले तो दो चीजों में से एक चीज तो कंफर्म है, या तो व्यक्ति को कफ सर्दी है, लंग की प्रॉब्लम है, सर्दी की प्रॉब्लम है, और अगर वो नहीं है, वो बोले नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो उसको निश्चित रूप से कोई मानसिक प्रॉब्लम है। हो सकता है कि उसको बहुत तनाव हो, उसको एंजाइटी हो, उसको बहुत कोई चिंता हो, या उसको नींद नहीं आई हो, वो रात सोया ना हो, या उसको कोई मानसिक रोग हो, मानसिक रूप से मंद हो, या उसकी इंटेलिजेंसी में कमी हो गई हो, क्योंकि ब्रेन में कुछ ना कुछ केमिकल्स की कमी हो गई है। तो जब हम इस बिंदु पर दबाव देते हैं, जिसे हम थुम्मी कॉलम कहते हैं, तो दोनों चीजें ठीक होती है, यानी सर्दी कफ भी ठीक होता है और साथ ही साथ हमारा ब्रेन भी मजबूत बनता है। एक बार देखते हैं हम इस मर्मा बिंदु को कैसे स्टिमुलेट करते हैं। इस मर्मा बिंदु को आप यहीं पर देख लीजिए। इस मर्मा बिंदु को स्टिमुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका है कि हम अपनी उंगली को, मिडिल फिंगर को इस खड्डे में रखते हैं और इसको नीचे की तरफ दबाते हैं, नीचे, लाइक दैट। हम इसको अंदर नहीं दबाते, अंदर नहीं दबाते, ऐसे नहीं दबाते, हम इसको नीचे दबाते हैं। हम इसको नीचे दबाते हैं। आप दबा के देखिए, दबा के देखिए, अगर आपको दर्द होता है तो समझ जाइए कि आप, हो सकता है आपने ब्रेन का ओवर यूज किया है। और बच्चे भी करते हैं, बच्चे बहुत करते हैं आजकल। बच्चे बच्चे 95% पे भी रोते हैं कि मेरे 97 क्यों नहीं आए, 97% क्यों ना आए। तो उस कंडीशन में वो हम बच्चे कितना भी पढ़े या ना पढ़े, उनका स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है, उनका मानसिक रूप से शक्तिशाली रहना भी बहुत जरूरी है। हम थुम्मी कॉलम से ब्रेन को बहुत अच्छा एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। जापानी एक्यूपंक्चर में तो इस मर्मा बिंदु को
ब्रेन का डायग्नोस्टिक पॉइंट माना गया है जापानी एक्यूपंक्चर में। लेकिन सबसे बड़ी गजब की बात तो है, हर चीज मरमा में दी गई है। कोई किसी ने जापान में अभी कुछ बताया, किसी ने कोरिया में अभी कुछ बताया, किसी ने चाइना में अभी कुछ बताया, लेकिन वो सब मरमा में है। जैसे इस मरमा बिंदु को कहते हैं लंग और ब्रेन के लिए, और जापानी एक्यूपंक्चर में इसी मरमा बिंदु को दबा के देखते हैं क्या ब्रेन ठीक है। और मुझे इस बात का तब पता चला जब मैं जापानी चेस्ट डायग्नोसिस की क्लास ले रहा था, समझा रहा था, तब मुझे पता चला कि ये ब्रेन का डायग्नोस्टिक पॉइंट है, जबकि हमारे वर्मा में दिया है। हमारा ये हुआ, तो पहला पॉइंट हुआ हमारा तिलार्थ कालम। दूसरा बिंदु हुआ ब्रह्म मर्मा। तीसरा मर्मा हुआ हमारा ये उल्लंघाई, तो इसमें चक्रम बनाना, जैसे कि आपने देखा हमने बनाया था, पूरा चक्र बनाया था, इसको नीचे लिफ्ट किया फिर उल्टा बनाया था। और चौथा है हमारा थुम्बी कालम, इसको नीचे दबाना। चार बिंदु, चार मर्मा पॉइंट समाप्त हुए, चार बाकी हैं। 8 के बाद तो आप मिरेकल करने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं। हाँ, आप इसको प्रेस करेंगे, आपको लगेगा कि आपका कफ कम हो रहा है, डेफिनेटली लगेगा, बिल्कुल। अगला मर्म बिंदु जिसका नाम है नैर मर्मा। जब आप इसका कनेक्शन समझेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि यार ये तो गजब का मर्मा बिंदु है, नैर मर्मा। नैर मर्मा का अर्थ है वो मर्मा बिंदु जो डायरेक्ट हृदय से संबंधित है, हार्ट से कनेक्ट है। जब हम नैर मर्मा को स्टिमुलेट करते हैं तो डायरेक्ट हमारा हार्ट इनर्जाइज होता है। क्या बच्चे को एक अच्छे हार्ट की जरूरत है? डेफिनेटली है। कहते हैं कि नैर मर्मा हमारे ब्रेन को ताकत देता है। जब नैर मर्मा पर हम, जैसे अगर मेरा ये नैर मर्मा है, अगर मैं इसको सिंपल ऐसे करूं ऊपर की तरफ, बहुत ही जेंटली, जैसे एक छोटे बच्चे के ऊपर हम हाथ फेरते हैं, हाथ घुमाते हैं, तो इस विधि से ये ऊर्जा को हमारे ब्रेन को सप्लाई करता है। तो ये नैर मर्मा का स्टिमुलेशन, ये स्टिमुलेशन टेक्निक नंबर 1। स्टिमुलेशन टेक्निक नंबर 2 क्या है कि नैर मर्मा को हम 7 बार टैप करते हैं, 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अब बात आती है मर्मा बिंदु है कहां? तो हमारे ये थ्रॉट पिट से, जो भी अभी हमने देखा था, अगर आप 10 अंगुल नीचे जाएं, 4 4 और 2, तो जहां पर हमारा 10 अंगुल खत्म होता है वो हमारा नैर मर्मा है। यहां पर जहां पर आप उंगली रखेंगे वहां पर आपको अपनी हड्डी महसूस होगी। इस हड्डी का नाम है चेस्ट बोन या स्टर्नम। एक बार हम दूसरी इमेज में आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप इस इमेज को देख सकते हैं, हमारी छाती में एक हड्डी होती है, इसका नाम है चेस्ट स्टर्नम बोन। ये जो है इसका नाम है स्टर्नम, ये पूरी ऊपर से नीचे तक। अब मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि पहला तो ये हमारा थ्रॉट पिट, ये जो हमारा है थ्रॉट पिट, जो अभी हमने बताई थी बात, थुम्बी कालम। और थुम्बी कालम से अगर हम 10 अंगुल नीचे जाएं तो मिलेगा नैर मर्मा। और थुम्बी कालम से अगर हम 12 अंगुल नीचे चले जाएं तो ये हड्डी खत्म हो जाएगी, हड्डी समाप्त। क्योंकि ये जो हड्डी होती है ये 12 अंगुल की होती है। आप खुद भी नाप सकते हैं, आप नापिए ऐसे, ये थ्रॉट पिट से या थुम्बी कालम से 4,
4 और 4। हड्डी हमारी यहां तक आती है, खत्म। यानी ये जो हड्डी है ये 12 अंगुल की होती है और उसमें 10वें अंगुल पर है नैरमर्मा। तो नैरमर्मा होता है 10वें अंगुल पर होता है। आप दूसरा तरीका ये भी है कि आपने क्या किया कि नीचे इसका हड्डी का बॉर्डर महसूस किया ये, और इससे 2 अंगुल ऊपर चले गए, तो वो भी नैरमर्मा है। और ये जो नैरमर्मा है ये हमारी डायरेक्ट हार्ट से कनेक्टेड है, हृदय से। हम इस पर सिंपली हाथ ऐसे फेरते हैं या इसको टैप करते हैं तो नैरमर्मा स्टिमुलेट होता है। इसको हम एक बार प्रैक्टिकल डेमो में देखते हैं। तो देखिए ये हमारा नैरमर्मा है, इसके द्वारा हमारा हार्ट और ब्रेन एक्टिवेट होता है। अगर हम अपने थ्रॉट पिट से 12 अंगुल 10 अंगुल नीचे आए तो मिलेगा नैरमर्मा, और अगर हम 12 अंगुल नीचे आए तो हमारा ये छाती वाला हड्डी खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा हमारा। तो इसे हम कहते हैं नैरमर्मा। तो नैरमर्मा हमारे थ्रॉट पिट से 10 अंगुल नीचे पाया जाता है और इसका संबंध डायरेक्ट हार्ट से है। हम इस पर ऐसे ऊपर की तरफ हाथ फेरते हैं तो इससे हमारा ब्रेन को ताकत मिलती है, क्योंकि यह मर्मा बिंदु हमारे ब्रेन को और हार्ट को एक्टिवेट करता है। हम एक साथ हाथ आगे और पीठ के पीछे रखकर इन दोनों मर्मा बिंदुओं को स्टिमुलेट कर सकते हैं। कभी आप जब मर्मा को सीखेंगे तो आपको पता चलेगा पीछे भी एक बहुत शानदार बिंदु पाया जाता है जो कुछ अन्य चीजों के लिए लाभप्रद है। लेकिन अभी हमारा जो लक्ष्य है वो है हमारा नैरमर्मा। तो दूसरा टेक्निक ये है कि हम हथेली को यहाँ पर दबाकर और ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं। लेकिन मानसिक रूप से मंद बच्चे के लिए अगर आप इस पर हाथ फेरेंगे तो भी काम चलेगा। 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। तो एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं नैरमर्मा। हमारे थ्रॉट पिट से अगर हम 10 अंगुल नीचे जाते हैं तो ये नैरमर्मा की लोकेशन है। हम नैरमर्मा को, और हमारी जो छाती की जो हड्डी होती है 12 अंगुल की होती है, ये थ्रॉट पिट है, इससे 10 अंगुल नीचे ये नैरमर्मा है, और 12 अंगुल नीचे, या फिर ये छाती की जो हड्डी होती है इससे 2 अंगुल ऊपर आ गए तो भी नैरमर्मा है। इस मर्मा बिंदु के द्वारा हम हृदय को और ब्रेन को ताकत देते हैं। तो जब हम इस पर हाथ ऐसे ऊपर की तरफ घुमाते हैं तो हमारा ब्रेन को ताकत मिलती है। इसीलिए ये नैरमर्मा बिंदु उन सभी के लिए अच्छा माना गया जिनको कोई भी हृदय का विकार है, जिनको अपना हार्ट ठीक करना है, और जिनको अपनी मेमोरी इंटेलिजेंसी को बढ़ाना है, और जो बच्चे मानसिक रूप से मंद होते हैं। जब हम मानसिक रूप से मंद बच्चों की बात करते हैं तो ऐसा मत समझिए यार हमारा बच्चा तो नॉर्मल है, उसको हम कैसे देंगे, क्योंकि मर्मा विज्ञान का अर्थ है वह जो हमारे ब्रेन को ऊर्जा सप्लाई करके नॉर्मल करे। तो ये था नैरमर्मा। और हमें बच्चों के लिए उस हाथ को यहाँ पर सिर्फ ऊपर की तरफ फेरना है, घुमाना है 3 से 12 बार। तो ये हमारा 5वां मर्मा बिंदु संपन्न हुआ। अब हमारे 1 मिनट, अंजलि जी कंटिन्यू रखें, टाइम काफी हो गया है। सर कंटिन्यू कर सकते हैं, थोड़े से 1 फास्ट मिनट। हम लोग आज जो बिंदु बताने वाले हैं ना, थोड़े से हम लोग पास लेते हैं तो अच्छा है। हाँ जी बता दीजिए। नहीं ये बताइए कि अभी क्या करना है अभी, क्योंकि जितना समय आपने मुझे दिया था उससे ज्यादा हो गया है। नहीं नहीं सर चलेगा, कंटिन्यू कीजिए। हाँ ओके। कंटिन्यू कीजिए, 8 बिंदु कवर करते हैं हम लोग। ओके जी ठीक है जी। तो हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। मुझे सिर्फ 45 मिनट का टाइम दिया था और टाइम तो मैं भूल ही गया। अभी तो सर मैंने समय देखा तो आपको। हमें पता है सर, आप जब भी सिखाते हैं तो बहुत दिल खोल के सिखाते हैं। कोई जी बात नहीं। अमित सर शायद अनम्यूट है। अमित सर कंटिन्यू करने दीजिए ना, थम्स अप कीजिए। ओके यस कंटिन्यू करें। ठीक है यस सर, थैंक यस सर। यू जी। 8 बिंदु कवर अप करते हैं सर। हाँ जी हाँ जी। तो हमारे 3 बाकी है, हम उसको भी देख लेते हैं, है ना। यस एक्चुअली इसमें जल्दी हो ही नहीं सकता, मैं कितनी भी कोशिश करूँ जल्दी नहीं हो सकता। जल्दी का मतलब क्या है कि मैं वीडियो ना दिखाऊं, प्रैक्टिकल ना दिखाऊं, तो नहीं हो सकता। हाँ 3 बिंदु में शायद 10 मिनट लग जाएंगे,
10 मिनट्स विल ट्राई. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. और आगे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर किसी को मर्मा थेरेपी सीखना हो डिटेल में, तो 25 पॉइंट्स का प्रोटोकॉल, तो वो हम एक वर्कशॉप करने वाले हैं बहुत जल्दी करने, मतलब डेट डिसाइड हो गई है. कौन सी डेट डिसाइड की है? 12 सर 11, 12 एंड 13 सितंबर. हम 11, 12, 13 सितंबर को वो डेट डिसाइड हमने की है. और वो डेट में हम बहुत ही डिटेल में बताएंगे आपको कि मर्मा थेरेपी के द्वारा हम किस तरह से बच्चों की एकाग्रता को बढ़ाएं, और साथ में अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से बंद है उसको भी हम कैसे ठीक करें. यानी उन 3 दिनों में हम बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, और हम आपको उसके पूरे वीडियोस और पूरा सब कुछ मटेरियल भी देंगे, जिसको आप कभी भी बाद में भी देख सकते हो. अगर मान लो कोई क्लास मिस कर दिया आपने तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज का तो हमारा सेशन जल्दी वाला है, दौड़ वाला है, तो उसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको जरूर करेंगे. लेकिन जल्दी वाला भी है, फिर भी मेरी कोशिश है कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए तो आपका समय व्यर्थ न जाए, है ना. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. और वो जो हमने 3 दिन का सेशन है उसकी फीस भी हमने बहुत ही नॉमिनल रखी है. आई थिंक कुछ 1200 1300 रुपए के आसपास है, इससे ज्यादा नहीं है. तो आपको 3 दिन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ऑन वेरी नॉमिनल फीस. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. तो अब हम अगला मर्मा बिंदु अपना समझने वाले हैं. तो हमारे क्रम से पहला मर्मा बिंदु हुआ हमारा किलार्थ कालम. दूसरा मर्मा बिंदु हुआ हमारा ब्रह्म मर्मा. तीसरा मर्मा बिंदु हुआ हमारा हाथों में, जहां हमने चक्रम बनाया था, उलंगाई बैलई मर्मा. अगला मर्मा बिंदु हुआ थुम्बी कालम, जो हमारे थ्रॉट पिट में होता है. अगला मर्मा बिंदु है नैर मर्मा, जो अभी अभी हमने देखा 10 अंगुल नीचे होता है. तो 5 मर्मा बिंदु हो गए. अब हमारे बाकी है 3. ये मर्मा बिंदु इसको बोलते हैं अन्न कालम. अन्न कालम. अब जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अन्न. अन्न का अर्थ क्या आता है? जो हम खाते हैं, अन्न. तो हम जो खाते हैं अन्न वो हमारे पेट में जाता है. इसके आधार पर ही हमने इस मर्मा बिंदु का जो नाम मिलता है वह अन्न कालम. यह मर्मा बिंदु इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम स्टिमुलेट करते हैं एक मर्मा बिंदु, लेकिन एक मर्मा बिंदु के स्टिमुलेशन से हमारी 3 वायु एक्टिव होती हैं. जैसे कि मानो ये किसी का पेट है और ये नाभि है. ये नाभि है. तो इस नाभि स्थान पर हम अपनी एक अंगुल रखते हैं और एक अंगुल रखते हैं ऊपर और एक अंगुल रखते हैं नीचे. हम जब 3 उंगल से इस बिंदु को दबाते हैं तो क्या होता है? बीच की अंगुल से हमारा पाचन ठीक होता है, क्योंकि मर्मा विज्ञान में कहते हैं कि यह उंगली हमारी समान वायु को ठीक करती है. समान वायु का अर्थ है पाचन विकृति को ठीक करना. नीचे की उंगली कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है. कॉन्स्टिपेशन का अर्थ है हमारे शरीर की एक वायु से, जिसका नाम है अपान वायु. अपान वायु का काम है मल को, मूत्र को नीचे की तरफ फेंकना, निकालना, एक्सपेल करना. और जो ऊपर की उंगली है उससे उदान वायु ठीक होती है. उदान वायु वो वायु है जो हमारा रिटेंशन बढ़ाती है. रिटेंशन का अर्थ है आप जो भी सुन रहे हैं, अगर आप रिटेन कर पा रहे हैं यानी आपकी उदान वायु ठीक है. तो हम इसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि हम किस तरह से इस अन्न कालम को स्टिमुलेट करेंगे. तो देखिएगा, ये नाभि स्थान है. जब नाभि के ऊपर हम अपनी एक मध्य की उंगली रखते हैं,
एक अंगुल ऊपर और एक अंगुल नीचे रखते हैं। इस तरह से हम 3 उंगलियों को स्थापित करते हैं। तो हमने 3 उंगलियों को रखा। इस इंटेंशन, एक उंगली ऊपर है जो उदान वायु को ठीक करेगी, एक अंगुल बीच में जो समान वायु को, और नीचे अपान वायु को। और हम दूसरा हाथ इस हाथ के ऊपर रखते हैं और ऊपर वाले हाथ से दबाते हैं। आप फिर से देखिए, हम फिंगर टिप्स का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम यूज ही नहीं कर रहे हैं फिंगर टिप्स का, हम फिंगर पैड्स का यूज कर रहे हैं। इस विधि से हम इस अन्न कालम मर्मा को 3 से 12 बार स्टिमुलेट करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। ये मर्मा बिंदु हमारे पाचन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए और धारणा शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष मर्मा बिंदु माना गया है। 3 उंगलियों को हम यहाँ पर स्थापित करते हैं और 3 उंगलियों के द्वारा हम 3 वायु को नियंत्रित करते हैं। अगर हमें एकाग्रता बढ़ाना है तो ऊपर की उंगली जिम्मेदार है, क्योंकि ऊपर की उंगली से उदान वायु ठीक होती है जो रिटेंशन पावर बढ़ाती है। हम जो भी सुनते हैं उसको याद बनाए रखती है। 3 उंगलियों को स्थापित करके ऊपर वाले हाथ से हम एक जेंटल प्रेस एंड रिलीज करके इस मर्मा बिंदु को स्टिमुलेट करते हैं। ऐसे हम 3 से 12 बार कर सकते हैं। तो इस विधि से हम अन्न कालम मर्मा बिंदु को स्टिमुलेट करते हैं। हमारे 6 मर्मा बिंदु के बाद अब हमारा जो 7वां मर्मा बिंदु आएगा, अब हम उसकी बात करेंगे। हमारा 7वां मर्मा बिंदु है, ये हमारा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास, जिसे मूलाधार चक्रा भी कहते हैं। मर्मा में इसको कहते हैं अंड कालम। यानी हम देख सकते हैं पीछे की तरफ है मल मार्ग, यह मल मार्ग है और आगे मूत्र मार्ग है, इसके बीच में यह जो मर्मा बिंदु है इसका नाम है अंड कालम। इसी को मूलाधार चक्रा कहते हैं। एक्यूपंक्चर में इसको CV1 कहते हैं, CV1। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जो लोग एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस करते हैं उनको इसकी पोजीशन समझ में आ जाए। और चक्रा विज्ञान में इसको मूलाधार चक्रा कहते हैं और मर्मा विज्ञान में इसको अंड कालम कहते हैं। यह कहने को तो हमारे मूलाधार चक्रा में स्थित है, लेकिन इस मर्मा बिंदु को स्टिमुलेट करने से हमारे ब्रेन में सीरोटोनिन नाम का एक केमिकल सीक्रेट होता है जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन को अच्छा बनाता है, मजबूत बनाता है। अब हम इस मर्मा बिंदु का स्टिमुलेशन देखते हैं, कैसे हम इस मर्मा बिंदु को स्टिमुलेट करेंगे। लेट्स सी। तो हमारा ये मर्मा बिंदु, इसका नाम है अंड कालम। ये हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है। तो जब हम इस मर्मा बिंदु को स्टिमुलेट करते हैं तो ये टैलबोन है, टैलबोन के पास से अपना पैर इस तरह से रखते हैं और बहुत ही जेंटली, और हमारी जो एड़ी होती है उससे हम थोड़ा सा दबाव देते हैं। ये मर्मा बिंदु हम उनको करते हैं जो बच्चे मानसिक रूप से मंद हैं, और जो बच्चे मानसिक रूप से मंद नहीं है, थोड़े समझदार हैं, उनको हम एक दूसरा तरीका भी बताते हैं। लेकिन जो बच्चे मानसिक रूप से मंद हैं उनके लिए यह तरीका ही एकमात्र शेष रहता है। हम, आप ये समझिए कि हम टैल बोन के ऊपर अपने पैरों की उंगलियां को रखकर और एड़ी से दबाव दे रहे हैं। इसको हम कहते हैं अंड कालम। अगर एक बच्चा समझदार है जो आपकी बातों को फॉलो कर सकता है तो उसको हम एक दूसरा मेथड बताते हैं। वो मेथड क्या है? उस मेथड को हम कहते हैं अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा आप समझते होंगे, जैसे घोड़ा होता है, घोड़े का नाम होता है अश्व, घोड़े को हम कहते हैं अश्व। तो जैसे घोड़ा अपना मल मार्ग सिकोड़ता है फैलाता है, सिकोड़ता है फैलाता है, सिकोड़ता है फैलाता है, तो इसी आधार पर इसको कहते हैं अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा का अर्थ है मल मार्ग को संकुचित करना और फिर नॉर्मल करना, संकुचित करना फिर नॉर्मल करना, इसे कहते हैं अश्विनी मुद्रा। तो अश्विनी मुद्रा के द्वारा हम अश्विनी मुद्रा के द्वारा
ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन का लेवल बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि जब मूलाधार चक्र का प्रयोग किया जाता है, जब अश्विनी मुद्रा को लगाया जाता है, तो कोई व्यक्ति कितने सेकंड के लिए करता है, उससे हमारे ब्रेन का एक अलग केमिकल सीक्रेट होता है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च की जरूरत है, शायद भविष्य में वो भी आ जाएगी। तो जो लोग मूलाधार चक्र को अश्विनी मुद्रा के द्वारा स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि बच्चों को आप बोल सकते हैं कि ऐसा करो कि मलमार्ग को ऊपर की तरफ सिकोड़ो और छोड़ दो, सिकोड़ो और छोड़ दो। यस, अश्विनी मुद्रा कीगल एक्सरसाइज डेफिनेटली। लेकिन अश्विनी मुद्रा तो हमारा पहले का नाम है, कीगल तो अभी अभी सुनने में आया है ना। अश्विनी मुद्रा तो हमारा 2000 साल से पुराना नाम है। मूलाधार चक्र तो हमारा हजारों साल पुराना नाम है। आयुर्वेद के ग्रंथों में अश्विनी मुद्रा का उल्लेख है। अश्विनी मुद्रा के द्वारा हम सीरोटोनिन सीक्रेट करते हैं। अश्विनी मुद्रा कभी सिर्फ मल मार्ग के लिए, एनएस के लिए नहीं होती। अगर किसी का मूलाधार चक्र गड़बड़ होता है तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट उसके ब्रेन पर आता है, डायरेक्ट। चलिए लास्ट मर्मा बिंदु देखते हैं, हमारा फाइनल मर्मा पॉइंट। अब इसके बाद हमारा फाइनल मर्मा पॉइंट है, ये पैरों के तलवे में स्थित होता है। इसको बोलते हैं उल्लंगाल। देखो हाथों में था, उसको बोला था हमने उल्लंगाई, ये तमिल वर्ड है, और ये उल्लंगाल। तो ये उल्लंगाल बैले मर्मा एक्यूपंक्चर में से किडनी 1 कहते हैं, किडनी 1, और मर्मा साइंस में से कहते हैं उल्लंगाल बैले मर्मा। कहते हैं कि एक तराजू होता है, तराजू की एक तरफ आप कुछ रखो तो दूसरी तरफ अपने आप ऊपर नीचे हो जाती है। उसी प्रकार से एक हमारे शरीर में नियम है कि अगर एक स्टिक है, अगर आप इस एंड पर कुछ करेंगे, अपोजिट एंड पर जरूर कुछ होगा। इसको बोलते हैं द रूल ऑफ अपोजिट एक्सिस। तो जब भी हम पैर के तलवे में कुछ करते हैं, उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ब्रेन पर पड़ता है। और इस मर्मा बिंदु को एक्यूपंक्चर में भी विशेष बिंदु माना गया है, ब्रेन को ताकत देने वाला, जिसे हम किडनी 1 कहते हैं। बच्चों को यहाँ पर हम काजल लगाते हैं काले रंग का, ताकि बच्चों को नजर ना लगे और बच्चों की हड्डियों की लंबाई ठीक से बढ़े। अगर किसी का ब्रेन गर्म रहता है हमेशा, किसी की आंखें गर्म रहती हैं, किसी के गाल गर्म रहते हैं, या किसी महिला को मीनोपॉज के समय पूरी बॉडी गर्म गर्म लगती है, आप इस स्थान पर सिर्फ काला रंग लगाकर उसको राहत दे सकते हैं। काला रंग ठंडक लेके आता है, जल का रंग है। तो हमारी ये एक बिगर मसल है, आप देख सकते हैं पैरों में, और ये हमारी स्मॉलर मसल है। इन दोनों के बीच में मर्मा बिंदु स्थित होता है। यहाँ पर आपको एक क्लियर डिप्रेशन फील होगा। इस मर्मा बिंदु को कहते हैं उल्लंगाल बैले मर्मा। ये हमारे ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप बोले कि इतने सारे हम नहीं कर सकते, कोई 2 बता दो, तो मैं आपको बोलूंगा एक तिलार्थ कालम और एक ये पैरों का। बस आपने 2 भी कर दिए। अगर आप जल्दबाजी में हैं, आपको वाकई नहीं समझ में आया, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, आपने सिर्फ 2 मर्मा बिंदु भी कर दिए तो भी काम हो जाता है। अब हम इसका प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। अब हम पैर में चक्र बनाएंगे, चक्रम। तो ये देखिए, ये लोकेशन है हमारे इस मर्मा बिंदु की। यहां पर हमें एक क्लियर डिप्रेशन दिखाई देता है। इसी को एक्यूपंक्चर में हम किडनी 1 कहते हैं, और मर्मा साइंस में उल्लंगाल बैली बर्मा कहते हैं। इस बिंदु पर जब हम काला रंग लगाते हैं तो हमारे ब्रेन को ठंडा करता है, हार्ट को ठंडा करता है, पेट की गैस को शांत करता है। जो भी बच्चे अपनी मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, वो इस मर्मा बिंदु पर दबाव देकर अपनी मेमोरी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जब हम इस मर्मा बिंदु को दबाएंगे,
अब हम कैसे दबाएंगे वो आप देखिएगा। इसको दबाने के दो तरीके होते हैं। एक तो सिंपल आपने इसको प्रेस एंड रिलीज कर दिया। अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से बच्चा स्वस्थ है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप उसकी मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं तो बस आप इस पॉइंट को दबा दो। लेकिन कोई बच्चा कोई मेंटल रिटार्डेशन से ग्रस्त है तो आप यहां पर चक्रम बना सकते हैं। चक्रम कैसे बनेगा वो देखिए। हमने यहाँ पर अपना अंगूठा रखा और इस पॉइंट को दबाया। अब दोनों हाथों को दोनों तरफ ले गए, अब नीचे लेके आएंगे और वापस हम घूमकर मध्य वाले बिंदु पर पहुंच जाएंगे और उसको प्रेस करेंगे। फिर वापस इसी बिंदु से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करके रिवर्स मैनर में जहां से आए थे वहीं पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हम इस बिंदु को स्टिमुलेशन कहते हैं। इस क्रिया को कहते हैं पाद चक्रम। पाद चक्रम के द्वारा हम एकाग्रता को, मेमोरी को, धारणा शक्ति को और ब्रेन के न्यूरॉन्स की ताकत को बढ़ा सकते हैं। हमारे पैर के तलवों का संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है और मुख्य रूप से इन बिंदुओं का। जब एक्यूपंक्चर की स्टडी करते हैं तो ब्रेन ट्यूमर के लिए भी यही बिंदु कहे गए हैं। तो इसको हम कहते हैं पादचक्रम। एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो ये हमारा बिंदु है। अब इस पर हम कैसे स्टिमुलेशन करेंगे? हम चक्र बनाएंगे। तो पहले हम यहां पर अपना अंगूठा स्थापित कर लेते हैं और दबाकर फिर हम दोनों तरफ से जाते हैं और फिर नीचे उतर जाते हैं और फिर घूमकर मध्य में आ जाते हैं और इसको दबाते हैं। फिर यहां से हम वापस घूमते हुए गए और ऊपर आ जाते हैं और इसको हम इस तरह से प्रेस करते हैं। तो इसको कहते हैं पादचक्रम। ये हमारा 8वां और फाइनल पॉइंट है। तो इन 8 बिंदुओं के द्वारा हम अपने ब्रेन की ताकत को इंप्रूव कर सकते हैं। और जिस दिन आप हमारे मेन वर्कशॉप में 25 बिंदुओं को सीख पाएंगे तो जो लोग भी ज्वाइन करें वो ब्रेन से संबंधित सारी बीमारियों को ठीक कर पाएंगे। फिर चाहे किसी को मानसिक तनाव हो या किसी को नींद नहीं आती हो, किसी को अपनी एकाग्रता बढ़ानी हो, इन सभी चीजों को भी आप उन बिंदुओं के प्रयोग से ठीक कर सकेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच सर। सर अमित सर को भी अनम्यूट कर लीजिए अभी। एंड बहुत बढ़िया सेशन रहा सर, थैंक यू वेरी मच। आपने हर एक बिंदु को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, पिक्चर्स भी दिखाए, वीडियो भी दिखाए। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ डाउट्स नहीं रहेंगे। फिर भी हम लोग चैट बॉक्स में देख रहे थे लेफ्ट फुट या राइट फुट ऐसे कुछ सवाल थे, तो सर इसके बारे में आपको बताएंगे। एंड सर अमित सर को अनम्यूट कर दीजिए कि ताकि एक एक लोगों को हम लोग, या अनम्यूट सर आप ही करेंगे जिनको क्वेश्चन पूछना है। यस, जो लोग प्रश्न पूछेंगे बस वही अपने आप को अनम्यूट करिएगा। अभी कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। देखिए सर ये हैंड वाला जो था और फुट वाला वो दोनों में करना है या सिर्फ एक एक में होएगा? कौन सा हार्ड वाला? जो पाम वाला था और लेफ्ट फुट वाला है वो दोनों फुट में होगा, दोनों पाम्स में होगा क्या? दोनों में होगा, दोनों तरफ। और कितने कितने टाइम्स करना है सर? उसका जो फ्रीक्वेंसी है 3 से लेके 12 तक। अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप 12 बार कर दो, लेकिन अगर आप जल्दी में हैं तो 3 बार करोगे तो भी इफेक्ट आएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर इज इट हैव टू बी डन एम्प्टी स्टमक और खाली पेट करना चाहिए कि? वर्बल थेरेपी अगर या तो आप खाली पेट कर दो, लेकिन खाना खाने के भी आप 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि क्या होता है एकदम भरे पेट करने से कभी कभी थोड़ी सी क्योंकि मरमा में बहुत एनर्जी बहुत मूव होती है बॉडी की, अगर भरे पेट किया तो कभी कभी किसी को वॉमिटिंग होने की संभावना रहती है। सर जैसे बच्चे आजकल बहुत स्ट्रेस लेते हैं स्टडी के लिए, तो ये क्या हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को भी डाउन करता है?
आप ये मर्मा बिंदु हमारे ब्रेन की ताकत को वापस बढ़ा देते हैं। और आजकल बच्चे लेते ही हैं, बहुत मानसिक तनाव लेते हैं, उन सब क्योंकि लॉकडाउन की वजह से भी जैसे आपने बताया लोगों की फिजिकल एक्सरसाइज खत्म हो गई है, तो स्ट्रेस बच्चों के ऊपर है ही बहुत ज्यादा। तो क्या हम इस मर्मा बिंदु पे आपने जो 8 पॉइंट बताए हैं, इसमें से हम कौन सा पॉइंट यूज करें जिससे उनकी स्ट्रेस और एंजाइटी डाउन हो सके? इन्हीं मर्मा बिंदुओं का प्रयोग करना है, क्योंकि ये 8 बिंदु क्या हुआ कि हमारे टोटल 25 बिंदु हैं, लेकिन हमने 8 बिंदु समझे हैं आज। लेकिन आपने अभी 8 बिंदु समझे, तो आप ये समझिए कि आप 8 बिंदु से भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा गहराई में जाना हो तो आप 25 बिंदु का हमारा जो अगला वर्कशॉप है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिनिमम पॉइंट सर जो सॉरी फीडबैक देना चाहती हूँ। हेलो आवाज नहीं आ हेलो सर, मैं फीडबैक देना चाहती हूँ। हाँ प्लीज दीजिए। सर मैंने आपसे मरमा क्लास लिया था हाँ 21 दिन का। हाँ तो मेरे पापा को करना हुआ था, वो 1 महीना पूरे हॉस्पिटल में रहते। फिर जब वो घर में आए तो उनको नींद का प्रॉब्लम, चलने में प्रॉब्लम, पूरा मतलब नर्व्स का पूरा प्रॉब्लम हो गया था। तो मैंने आपसे जस्ट क्लास सीखा ही था उस टाइम। मैंने उनको दिया, इतना आराम से नींद आ रहा सर, और उनके पाँव का भी सेंसेशन ये सब स्टार्ट हुआ। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई क्लास करके सर। मतलब आप उनकी नींद की गोली आप मतलब सर इमेजिन, मतलब बता नहीं सकती, इतना पावरफुल, इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छा क्लास है ये। और मरमा इज अ वेरी गुड थेरेपी। सर स्पेस्टिसिटी एंड पैरालिसिस वो 3 दिन का सेशन में हम लोग सीखेंगे ना, जो आप लेने वाले हैं? जो 3 दिन का सेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के लिए होगा, ओनली ब्रेन। हाँ, उसमें से पैरालिसिस का नहीं ट्रीटमेंट सीख पाएंगे? नहीं, उस पैरालिसिस का नहीं सीख। सर एक बार नेर मर्मा में स्टिमुलेशन वापस से बता दीजिए ना सर। हम आपको वीडियो दे देंगे ना, वो अंजलि जी आपको वीडियो दे देंगी। यस हम लोग रिकॉर्डिंग देने वाले हैं, आप सब लोगों को लिंक देने वाले हैं, डोंट वरी। सर एक सवाल पूछना था मुझे, ये बच्चे लोग के लिए हम करते हैं तो उतना ही ये बड़ों के लिए भी यूजफुल होगा, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो जिसको मेमोरी का तकलीफ होता है? ये हर किसी के लिए है। देखो मेमोरी की जरूरत बच्चों को ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें भी तो है। आज आप ये सब लोग मेमोराइज कर रहे हैं, हम लोग को पॉइंट याद करने के लिए ज्यादा है। तो हम स्पेशल चाइल्ड है, उसकी फिजिकल प्रॉब्लम्स का क्या सर? स्पेशल चाइल्ड की फिजिकल प्रॉब्लम्स, अगर ब्रेन प्रॉब्लम नहीं है और फिजिकल डिफिकल्टीज है, वो आपको सिखाएंगे ना सेकंड सेशन में, जो आज रात को है आपके लिए। अच्छा, वो 25 पॉइंट से अलग है? नहीं, मर्मा देखो अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है। मर्मा पर कोई चाहे तो 3 साल की पीएचडी कर सकता है। वीडियो चालू करें। लोग क्या सोचते हैं कि तो मैं उसमें से आपको वो सिखाने वाला हूँ जो आपके लिए मैंने डिजाइन किया है, और आपको जो मैंने कमिट किया है वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन सर स्पीच के ऊपर में भी आएगा क्या मर्मा का? बच्चा का अगर स्पीच नहीं है, फिर से रिपीट करिए एक बार, आपका क्वेश्चन रिपीट करेंगे। प्रॉब्लम जो है आप स्पीच का प्रॉब्लम क्या बता रहे हैं? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ये सर उनका सवाल है कि जब हम लोग बच्चे के लिए ये करने वाले हैं मर्मा, तो उसमें अगर उसकी स्पीच नहीं है, ठीक से स्पीच नहीं आ रही थी, उसके ऊपर काम करेगा क्या? हाँ करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि बच्चों का क्वेश्चन है। स्पेशल सर आप कितना बजे से क्लास है? हमारा क्लास है अंजलि तारीख से है। ये सर 11, 12 और 13 सितंबर को क्लास रहेगा, शाम को 5 से 6 बजे तक रहेगा। 1 घंटे का तो बताया गया है, लेकिन सर जैसे डिटेल में बताते हैं तो शायद 1 घंटे में खत्म होता है या पता नहीं। 3 घंटा फीस रहेगा, वो रहेगा 1200 रुपए फीस रहेगा। और चैट बॉक्स में हमने मेरे और अमित सर के भी नंबर बताए हैं। जो लोग भी फिनिक्स के प्लेटफॉर्म से आए हैं वो अमित सर से या मुझसे कांटेक्ट करें। ओके, हम लोग रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में बताएंगे। आज शाम को भी क्या आंटी? आज नहीं है, 11, 12 और 13 तारीख को रहेगा। और हम लोग डिटेल सब भेज देंगे, मैसेज भेज देंगे उसका। रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी?
सर मेरा रिकॉर्डिंग क्वेश्चन मिल था। जाएगी आपको। आप कल मिलेगी रिकॉर्डिंग, कल मिलेगी। रिकॉर्डिंग आपको कल मिलेगी। हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सर ने अगर हमें परमिशन दिया तो हम लोग अपलोड करेंगे। आप दे दूंगा, मैं पहले मैंने बोल दिया, दे दूंगा। यस, और बेसिकली जो लोग नए हैं जिनको पता नहीं है, हम लोग एज ए फिनिक्स हम लोग हर संडे एक वेबिनार रखते हैं जहाँ पे हम लोग हेल्थ के बारे में, अलग अलग ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, जो हम लोग पिछले 3 महीने से कर रहे हैं लगातार। जैसे आज हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर हेमंत सर आज हमारे साथ, उन्होंने इतना जबरदस्त सेशन लिया जो हमारा 60th एपिसोड था, तो 60 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो आप फिनिक्स के साथ जुड़ के इसके जो हमारा जो मिशन है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर हेमंत सर के जैसे बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया इसमें, तो मैं फिनिक्स की तरफ से हेमंत सर का सबसे पहले धन्यवाद कहता हूँ, और आपका ऐसे ही सहयोग हमें आगे भी मिलते रहे। तो हम लोग ये रेवोल्यूशन पूरे इंडिया में लेके जाने की इच्छा रखते हैं कि घर घर में ऑल्टरनेटिव थेरेपीज पहुंचे। हमारा जो कल्चर है, जो हमारा इतना रिच हेरिटेज है, आयुर्वेदा है, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज है, घर घर में पहुंचे। और वी शुड गो बैक टू द नेचर, वी गो बैक टू द कल्चर। और एक हमारे हम लोग बोलते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ हम लोग कल्चर भी घर घर पहुंचा है। तो जिस किसी को भी इसके बारे में जानकारी चाहिए, हमारे नंबर वहाँ पे दिए हैं। हम लोग आपको लिंक्स या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और जिस किसी को आज का सेशन सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि अभी मैं पूरा मर्मा सीख लूं। मैं अंजलि मैम से इतने दिन तक काफी सारी चीजें सुनते आ रहा था सर के बारे में, आज मैंने आंखों से देख लिया। और जो लोग सर को नहीं जानते थे उन्होंने भी काफी सारा अप्रिशिएट किया है। तो मरमा बहुत ही जबरदस्त है। मैंने मैडम से टिप्स लेके मैंने खुद अपने आप पे किया था, तो मुझे भी काफी अच्छा फील हुआ था। दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन में अगर आपको इतना मिल रहा है तो एक्चुअल वर्कशॉप में आपको कितना सारा चीज मिलने वाला है। सो आप हमें संपर्क कीजिए। अमित सर, और सर के लिए एक सवाल है, किसी का पूछा है कि मर्मा थेरेपी हमें दिन में कितनी बार करनी है? ओके, ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जैसे ये हमारी एक अपनी पर्सनैलिटी और एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी आपको पता ही नहीं होगा, मरमा में इतनी सारी चीजें हैं। अभी हमने जैसे डिस्टेंस मरमा सिखाया था लोगों को, डिस्टेंस मरमा। यस। तो किसी को मैंने कहा है कि आपको 2 से ज्यादा नहीं करना है, और कोई व्यक्ति एक दिन में 6 भी करता है। तो रीजन क्या होता है ना कि हमारी पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डेली साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, यानी या आप कुछ ऐसा करते हैं ताकि जिससे आप फिट रहते हैं, आप जितने कर सकते हैं 5, 6 आप जितने भी ले सकते हैं करिए। लेकिन आप खुद ही बीमार हैं, खुद अनहेल्दी हैं, तो पहले उस एनर्जी से थोड़ा खुद को हील करिए और थोड़ा दूसरों को हील करिए। तो फिर आप खुद के लिए करिए और 2-3 सेशन आप दूसरों के लिए लीजिए। इस तरह से कर सकते हैं आप। तो ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कोई फिक्स कहीं भी रूल। हेलो मेरा भी अभी पर्सनल, ये सर मेरा एक सवाल है सर। हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। तो आपने एक पैर में एक बिंदु को कलर बताया, बाकी का 7 का कलर बता सकते सर? कलर लगाने के लिए पॉइंट के ऊपर, बिंदु के ऊपर मर्मा पॉइंट जो है बाकी जो मर्मा बिंदु के कलर ऐसे कोई एक्सप्लेन नहीं है। उसके लिए तो हमने कलर इसलिए बता दिया क्योंकि वो हमारे शरीर के वाटर का पॉइंट है, और वाटर का जो कलर होता है वो होता है काला। और उस बिंदु पर हम बच्चों को काजल लगाते ही हैं। तो चूंकि बच्चों को काजल लगाते हैं, तो मेरा पर्पस था आपको ये भी समझ में आया कि काजल हम क्यों लगाते हैं, ताकि बच्चों की लंबाई बढ़े, उनका मन और हृदय शांत रहे, और उनके पेट में कोई गैस न बने, इसलिए लगाते हैं। बाकी हर मर्मा बिंदु पर अगर मैं कलर की बात करूंगा ना तो थोड़ा सा सेशन लंबा हो जाएगा, और हम हर मर्मा बिंदु पर कलर ऐसे नहीं लगाते। उन मर्मा बिंदु को अच्छा, तिलक का जो है वो रेडी रहेगा सबके लिए जिसको एसिडिटी है? नहीं, जो लोग बहुत ज्यादा जप ध्यान करते हैं उनको चंदन लगाना चाहिए, क्योंकि उससे गर्मी पैदा होती है ध्यान और जप से। और जो लेडीज हैं उनकी बॉडी में हीट की जरूरत होती है। मगर लेडीज को अगर एसिडिटी है और वो उसका सब कुछ गर्म रहता है, तो उसके लिए क्या करना? एसिडिटी है तो भी वो लाल रंग लगा सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि जो यहाँ की जो गर्मी होती है ना, वो जो ध्यान और माइग्रेन है, तो माइग्रेन है, एसिडिटी है, तो माइग्रेन कई बार तो होता है ब्लड की कमी से, जिसे हम बोलते हैं ब्लड डेफिशिएंसी।
तो एक बार क्या होगा कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रीजन है, तो आप क्या करिए, आप इस पॉइंट को बस स्टिमुलेट, लेकिन आपको क्लियर कट आइडिया है कि इस व्यक्ति के शरीर में कोई कमी है, डेफिशिएंसी है, तो आप लाल रंग लगा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, 180 120 चल रहा है, बहुत बढ़ा हुआ है, तो वहां पर आप चंदन लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हेलो सर, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। वो पॉइंट्स कितनी बार दबाना चाहिए एक दिन में? नारायण 3 से हेलो नारायण 3 से 12। हेलो 3 से 12 नहीं, एक दिन में कितनी बार प्रेस कर सकते हैं, मतलब सुबह शाम? थेरेपी को 6 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं, लेकिन क्लिनिक में जनरली हम पेशेंट को रोज रोज नहीं बुलाते। पेशेंट को या तो हम एक दिन छोड़ के बुलाते हैं या हर रोज बुलाते हैं। लेकिन अगर मान लो आपके अपने घर में किसी को दे रहे हैं और उसको बहुत जरूरत है, तो आप 6 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं। मेरी बेटी स्लो लर्नर है, तो इसको 2 पॉइंट दबाएंगे तो बहुत अच्छा। फर्स्ट और 8th पॉइंट दबाऊं रोज तो हो जाएगा? नहीं, उसके पूरे 8 पॉइंट दबाइए, बाकी पॉइंट क्यों नहीं दबाना है? आपकी बेटी है वो। बाकी पूरा नॉर्मल है, सिर्फ पढ़ाई में स्लो है। नहीं तो उसके लिए उसके पूरे 8 पॉइंट करिए ना। क्यों 8 पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, एक ये है, एक ये है, कौन से पॉइंट है? प्रेस करिए। मुझे लगता है सर आज का जो हमारा सेशन है रिलेटेड टू मेमोरी, तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं। और जो भी लोगों को, क्योंकि आप आपका नॉलेज का भंडार खोल के बैठे हो, तो शाम तक नहीं खत्म होने वाला ये, राइट? अंजलि जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नीता जी आपका म्यूट पे रखिए। नीता मैम, कैसे आप? Thank you very much for your session. Wonderful session. थैंक यू। सो सर बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और हम लोग अपने वर्कशॉप में मिलेंगे। मेरे ख्याल से सब लोगों को वर्कशॉप में आने की अभी इच्छा होगी। जो लोग भी नए हैं, फिनिक्स की तरफ से आए हैं, मुझे या अमित सर से या जिन लोगों ने भी आपको इस वेबिनार के बारे में बताया है, उनसे आप संपर्क कीजिए। एंड आने वाला जो वेबिनार हमारा वर्कशॉप है, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो बच्चों लोग के लिए तो है ही, लेकिन बड़ों के लिए भी उतना ही यूजफुल रहेगा। और मेरा खुद का, मैं अभी बड़े बच्चों के लिए मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है, फिलहाल लॉकडाउन की वजह से जब मैं डिस्टेंस हीलिंग वगैरह दे रही हूँ, तो उसमें से मुझे मेरे जो पेशेंट्स है वो स्पेशली मरमा का पॉइंट्स का वो स्पेशली बताते हैं कि मरमा से उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा रिलीफ मिला, या फर्स्ट दिन से ही उनको बहुत बढ़िया यस सबका एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि ये थेरेपी सब लोगों को सीख लेनी चाहिए। हेलो सर। यस वंदना। हाँ डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। और दूसरा थैंक्स मैं डॉक्टर अंजलि मैडम को दूंगी। मुझे ट्राइजेमिनाई है मैं सर, तो उन्होंने मुझे मरमा के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उससे मुझे डे फर्स्ट से मुझे इफेक्ट है और बहुत अच्छा लग रहा है। वो थैंक यू मैं अंजलि मैम को भी बोलना चाहूंगी कि उनकी वजह से आज मैं बहुत अच्छी तरह से सो पा रही हूँ। कि थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर यू एंड डॉक्टर अंजलि मैम। थैंक यू वंदना। मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोग यहाँ पर आए, आपका कीमती समय निकालकर। हम फिर से जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।